नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं रिएक्शन करने के लिए वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल देखकर मुझे लग रहा है कि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। यूएई टू थ्रो आउट पाक नेशनल्स इफ दे इंडल्ज इन द वन एक्ट। भाई ऐसा क्या हो गया कि यूएई जो है वो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको निकाल फेंकेगा, पता नहीं क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं भाई, ये खबर मुझे नहीं पता, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि मुज़म्मिल भी बताएंगे कि भाई खबर क्या है और क्यों पाकिस्तान के नागरिकों पर यूएई जो है वो इस तरह का एक्शन लेने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक और दुख भरी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए। गाइस यूएई की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नोटिस भेज दिया गया है। गाइस यूएई ने कहा है कि अब 18 साल के पाकिस्तानी नहीं आ सकते यूएई के अंदर। अगर कोई एजुकेशन पर्पज से आना चाहता है तो पहले वो एजुकेशन फॉर्म को फिल करे, हम इजाज़त देंगे तब आएंगे। गाइस पहले यूएई की बात करूँ तो पहले 24 सिटीज़ को बैन किया गया था यूएई की तरफ से। अब एक और रिस्ट्रिक्शन कि 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं आ सकते। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, डे बाय डे पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो बढ़ती हुई क्यों जा रही है। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है और अदर कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान से मुंह फेर रही हैं। तो इसमें अब हमारी कौन मदद कर सकता है? क्या अब हमें इंडिया से मदद मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक नहीं। नाम आपका? जी मेरा नाम रिहाना। करती क्या है? मैं कुछ भी नहीं, फारिग रहती हूँ, हाउस वाइफ? मार्केटिंग घूमती फिरती हूँ। इसके अलावा? इसके अलावा बस मेरे पास बहुत परेशानियाँ हुई हैं। क्या परेशानी? चोरियाँ हो गई हमारी, और उसके बाद फिर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो नहीं दे रहे, टेंशनें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, खुद बीमार पड़ गई हूँ, सेहत नहीं रही, पैसा बात नहीं है खाने के लिए। बस ऐसा इंटरव्यू देना चाहती थी मैं कि जो मेरे साथ मेरे हालात अच्छे हो जाए, आगे से अच्छा माहौल हो जाए, अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अब बस क्या ख्यालात हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई है पिछले सालों से? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जी जी। किसने की है महंगाई? ये इमरान खान ने की हुई है। इमरान खान ने की? इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं है। जी फिर किसकी? नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो फिर वो इतनी महंगाई क्यों हुई है? क्यों हुई हुई है महंगाई? नवाज शरीफ ने की होगी ना। गरीब रोटी ना खा सके, इस वजह से महंगाई की हुई है। आप बताएंगी? मैं तो ये बता रही हूँ कि गरीबों को भी हक खा रहे हैं, नजायज़ खा रहे हैं हक। बस सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गया, यूएई भी, और दुबई भी पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्या वजूहत है? इसकी वजह ये कि ये लोग इस हर बंदे से छीन छीन के खा रहे हैं। इमरान खान भी मांगता है, ये सब चीज़ें इसने मांग मांग के बनाया ये, और दूसरा गरीब बंदा को मांगता है तो ये कहते क्यों नहीं मांगते। हम लोग मांगते हैं किसी से, वो कहते हैं आप क्यों मांगते हो, लड़ाई कहते हैं हमारे साथ। हमारे मुल्क के हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ता नहीं रखना, अगर इंडिया के साथ रिलेशन रखेंगे तो हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। क्या ख्याल है? कौन कहता है? इंडिया कहता है। नहीं, पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के साथ लेन देन नहीं करेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर आटा जो है वो 25 रुपये केजी मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कितने किलो? ये तो मेरे ख्याल काफ़ी महंगा होगा। 150 रुपये हो। 150 रुपये हो गया। कौन सा आटा? मैदा या आटा? आटा। तो वो तो पहले 70 रुपये नहीं था किलो? 70 रुपये था, अब 150 हो गया किलो। हाँ जी। ठीक हो गया, आगे के ज़्यादा बढ़ेगा आटा। हाँ, ये ऐसे ही करता है, ये इसका काम ही यही है। मतलब आपको नहीं पता था? मांगे कि नवाज शरीफ की हुकूमत आए। आपने कभी आटा परचेज नहीं किया? मैं बहुत ज़्यादा कम, बाज़ार से रोटी लाते हैं हम। बाजार से लाते हैं? हाँ जी, बाजार की रोटी कितने की हो? 15 रुपये की पड़ती है। 15 रुपये की रोटी पड़ती है? हाँ जी। और अगर नान लेना हो, कुलचा लेना हो तो? वो 25 रुपये का नान पड़ गया। आपके लिए लाना ईजी है? नहीं जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कमाने वाले कौन है घर? कोई भी नहीं है जी। घर कैसे चल रहा है? बहन भाई हैं, वो बेचारे माड़े हैं, वो नहीं करते कुछ भी। मैं ही बस थोड़ा गुजारा कर लेती हूँ, बस ऐसे ही। तो आपको गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती? बस मैं इंशाल्लाह जी अब इंशाल्लाह चोरी वगैरह लेने लगे हैं, और पैसा वगैरह बैंक से लेने लगे हैं, कुछ वगैरह मदद वगैरह मेरी भी कर देते हैं। क्या इंडिया के साथ हमें रिश्तों को अच्छा करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, करना चाहिए। इंडिया एक कैसा मुल्क लगता है आपको, अच्छा या बुरा? मुझे अच्छा लगता है, इंडिया भी मुल्क अच्छा लगता है, कराची भी अच्छा लगता है। इंडिया क्यों अच्छा लगता है आपको? इंडिया इसलिए लगता है कि मुझे शौक बहुत है जाने का इंडिया, कि मैं इंडिया देखूँ, इंडिया के कैसे लोग हैं, शौक है देखने का मुझे। इंडिया के लोग अच्छे हैं या बुरे होंगे, क्या ख्याल आता है? ये यानी कि किस्में से 100 निस्बत से बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग अच्छे हैं? एक्टर निकाल के, आर्टिस्ट निकाल के ना, वो अच्छे हैं, इनमें इनको मुझे पता नहीं है। अच्छा, लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं या बुरे? ये पाकिस्तान के बहुत ही बुरे लोग हैं। क्यों? मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं अच्छे लगते? इनकी आदतें हरकतें अच्छी नहीं है, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, कत्ल करते हैं, ये मारते कूटते हैं इन लोगों को, इस तरह करते हैं। सारे पाकिस्तानी? तकरीबन इतने नहीं, ज़्यादा कम, इतने ज़्यादा नहीं, कम। मतलब माइनॉरिटी के मेजोरिटी? ज़्यादा लोग या कम? ज़्यादा।
ज़्यादा लोग क्या हाँ जी, ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, झूठ बोलते हैं, डिग्गियाँ बहुत दिखाते हैं। हाँ, टिकटियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। मेरी चोरियाँ बहुत की इन्होंने। क्या आपकी चोरियाँ? मेरी बहुत चोरी, मेरे पूरा घर का सामान ही ले गए हैं मेरा। मैरिड है? हर चीज़ ले गए, पैसे वगैरह हर चीज़ ले गए। आप मैरिड है? मेरी शादी हुई थी, तलाक हो गई है। तलाक हो गई है, तो अब बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं है अब। अच्छा, तो किसके पास रहती है? मैं अकेली रहती हूँ किराए पे मकान लेके। किराए पे मकान? कहाँ पे मकान? हमारा जी अपना दरोगे वाला। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं? शॉपिंग करने नहीं आई, घूमने फिरने आई हूँ ज़रा। तो घूमती फिरती काफ़ी देर बाद यहीं पे पड़ी हुई थी ना, वहाँ पे पार्क में लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर के आती हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपके मुश्किलात को आसान करे। तो बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अफजल विरक एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है सर, यूएई की तरफ से। दुबई ने पाकिस्तान के तकरीबन, उन्होंने कहा कि 18 साल से कम बच्चों को आप दुबई लेके ना आए। अगर पहले आते थे तो यहाँ पे रह जाते थे वो बच्चे। क्या कहना चाहेंगे कि दुबई के बच्चों पर भी बैन लगा दी? इससे पहले पाकिस्तान के 24 सिटीजन्स पर बैन लगा दी है, 24 सिटीज़ पर बैन लगा दी कि ये 24 सिटीज़ के लोग दुबई नहीं आ सकते। अब यूएई ने पाकिस्तान के अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम पर ये बुरा अजाब, बुरा वक्त आया हुआ, तो पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, हमारे मुस्लिम मुल्क कंट्रीज़ भी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, और इंटरनेशनल लेवल पे इनको पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए और इनको लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए और उनसे नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है वो मुल्क की इकानमी में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो मौजूदा रजीम है कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। सर, मौजूदा फेल हुए या 1947 से लेके अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाई है? हाँ नहीं, ये बात आप दुरुस्त किसी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 70 के बाद ज़्यादा सवाल आया है। 70 से पहले बहुत बेहतर थे, हम लोगों को लोन भी देते थे, चाइना भी हम हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, रशिया था, अमेरिका था, तो हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी। 1970 यार मुझे ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान की इकोनॉमी शुरू से इतनी अच्छी नहीं रही है, कैसे आप लोन देते हो आप? आई डोंट थिंक सो यार, पता नहीं मुझे पाकिस्तान ने लोन दिए के बाद जो मैंने हिस्ट्री और तारीख में पढ़ा है, इसमें हमारी फेलियर ज़्यादा है। और स्पेशली जो पीछे नवाज शरीफ दौर गुजरा और जरदारी दौर गुजरा है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। खान साहब ने कोशिश की थी बेहतर करने के लिए, तो लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया। वो आपके सामने है, सारा कुछ है। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट्स का जो नेगोशिएशन है वो होनी चाहिए। बाकी हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है कि हम बेरोज़गारी यहाँ ज़्यादा है, तालीम की कमी है, तो लोग इलीगल जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा टर्की जाते हुए जितने लोग थे तो उनकी डेथ हो गई, तो वो बड़ा अलमी है हमारे लिए। हमने देखे ना टर्की के मामलात में भी कितना अच्छा किरदार अदा किया कि उन्होंने इमदाद मांगी तो उन्हीं का सामान वापस कर दिया। हाँ, ये भी बहुत गलत हुआ है। वो हमारे टैग लगे हुए थे, सारे मीडिया में देखे हैं, तो हम हर बदकिस्मती जो हमारे हुक्मरान हैं वो चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे हमारी जो इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी होने के नाते हमारा इमेज जो है बहुत बुरी तरह होता है। सर, जिस तरह के हालात हमारे चल रहे हैं, हमें तो, आपको तो नहीं लगता कि पहले सऊदी अरेबिया कहता था पाकिस्तान मेरा राइट हैंड है, अभी सऊदीया ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ता जा रहा है? अगर उसी के बरक्स हम देखें तो जितना पहले हमारे नज़दीक था उससे कहीं गुना ज़्यादा अब इंडिया के करीब हो चुका है। क्या वजूहत है कि इंडिया के ज़्यादा लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें हो रही पूरी दुनिया के अंदर? क्या वजूहत है? मैं दोबारा वही बात करूंगा कि हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ है ना, हुकूमती सतह पे वो लोग फेलियर हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। जो पूरी यहाँ ना सिर्फ सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया में जो है ना कंप्यूटर और जो साइंटिफिक नॉलेज IT के हैं, वो पूरी दुनिया में उनके डिपार्टमेंट जा रहे हैं। इंडिया के, और आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चला जाएं, तो इंडियन ज़्यादा हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है ना मुज़ाकरत करती है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस तरह का कोई भी जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए कोई ऐसा नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी जो है ना जो लोग हैं बाहर जाने के हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और इसमें जो ज़ाती करैक्टर भी है कि हम लोग दौलत के पीछे बाहर हैं, वहाँ फ्रॉड करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल भी लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं। और वो करैक्टर बिल्डिंग, दोबारा वही बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कि खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जितने भी इलीगल लोग हैं इनको रिलीज़ किया जाए। छोटे छोटे क्राइम में मेहनत के लिए आते हैं, लेबरर्स हैं। आपको याद होगा 90 जब मुशर्रफ दौर था तो मुशर्रफ सर छोटे छोटे क्राइम, बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं आपके पाकिस्तान के लोग। सऊदीया में सबसे ज़्यादा किसी को लटकाया गया तो वो पाकिस्तानी थे। आप यकीन करिए, ड्रग्स का धंधा, ये वो, मतलब हर तरह के काम, वसूली फिरौती सब करते हैं पाकिस्तानी।
और उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। इसका फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है सर। इसका लेना देना है कि आप किसी दूसरे देश में जाकर करते क्या हैं। आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाएंगे और वहीं पे सेटल करा देंगे चुपके से, इलीगल तरीके से। आप बताइए कोई देश ऐसा क्यों सहेगा? यूएई ऐसा क्यों सहेगा? आपके देश की 24 सिटीज से लोगों को उसने वीजा देने से इनकार कर दिया कि अगर यहां के लोग होंगे तो वीजा नहीं देंगे। इसी वजह से आप लोग चालबाजियां करते हो, आप लोग धोखाधड़ी करते हो, 420 करते हो, क्राइम करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि हमारी विदेश नीति फेल्योर है। अरे भैया, पहले अपनी आदतें सुधारो, अपनी करतूतें सुधारो। आप जाकर वहां पे ड्रग्स का धंधा करोगे सऊदी अरब में, तो आपको वहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी बचाएगी आपको कि नहीं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, छोड़ दो इसको, सजा मिलेगी। किसी भी देश में ऐसा करेंगे वहां पे सजा मिलेगी। तो अपनी आदतें आप सुधारोगे नहीं, अपना माइंडसेट आप बदलोगे नहीं। आप सोचोगे कि नहीं जी हम हर जगह जाके यही करेंगे और लोग हमें छोड़ दें, माफ कर दें क्योंकि हम मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं। अरे काहे का घंटा मुस्लिम बिरादर मुल्क, डंडे पड़ रहे हैं और डंडे बजेंगे जब तक आप लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग डंडों की ही भाषा समझते हैं, यकीन मानिए। शरफ साहब एज ए मेजर उन्होंने खाना का वो रिलीज़ किया था, और जितनी भी प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी है, वो हमारी आर्मी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि वो हमारी उनकी पॉलिसीज बिल्कुल बदलती जा रही हैं। सर हम देखते हैं कि डे बाय डे जिस तरह से हालात चेंज होते हैं, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस साल जो महंगाई हुई है इस महीने के अंदर, ये इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस महंगाई ने? अगर देखें तो हम 50 साल पीछे चले गए ना सर, 50 साल पीछे चले गए। अगर मैं देखूं, अगर हम देखते कि 1947 में हम इंडिया से अलग इसलिए हुए थे ताकि हम डेवलप हो सके, ताकि हम तरक्की कर सके, ताकि हम एक पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर पहचाना जाए। लेकिन आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही, सऊदी जैसी कंट्री हमारा साथ छोड़ रही हैं। क्या वजूहत लगती है आपको? जी ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो महंगाई की जो रेशो इस दौर में बढ़ी है ना, देखें कोरोना भी आया था तो पिछली रजीम ने उसको हैंडल कर लिया था और लोगों को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की और उनको शेल्टर दी और उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने गरीबों की हेल्प की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, महंगाई की शरह जो 41% हो गई है। बिजली जो है वो अदा नहीं किए जा रहे। दूसरा ये गंदम चावल, जो बेसिकली हम एक ज़राई मुल्क हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हैज़ इम्पैक्ट है। अब आम आदमी जो है ना बिल बिजली दे सकता है, ना गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तो नामुमकिन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ रहा है। ये बात दुरुस्त है कि हम वाकई 50 साल पहले, हम तो तरक्की के दौर में जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले जो था, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक टाइम था जब हमने चाइना को कर्जा दिया, एक टाइम था कि हमने जर्मनी को कर्जा दिया, दुनिया हमसे आके कर्जा लेती होती थी सर। एक ऐसे मुल्क को यहाँ पर ले आए कि हम अभी यहाँ पर गरीब को नहीं पता कि रात की रोटी खाकर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा। आटे देखें, आटा आसमान पर जा रहा है सर, हर चीज़ की कीमत, बिजली की कीमत आसमानों पर जा रही है। IMF की शर्त मानने के लिए हर चीज़ को महंगा करने के लिए तैयार है। अगर IMF की शर्त मानने के लिए गरीब की बलि चढ़ानी पड़ी तो उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। क्या कहना चाहेंगे, मुल्क कर्जों पर चलते हैं या ट्रेड करके चलते हैं? नहीं जी, बेसिकली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो भी कंट्रीज़ होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे चलते हैं। हमारी इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है हमारी ना। बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, राइस है वो बाहर नहीं जा रहा है, अगर जा रहे हैं तो मतलब वो टैक्सेस ही पे नहीं कर रहा है अफ़गानिस्तान के थ्रू जो भी जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल दुनिया में हमारी बहुत बेहतरीन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई बेनिफिट्स दिया है, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को दिया है, और बैंकों ने फैसिलिटेट नहीं किया। और अब जो रेशो है, जो शरह है, जो सूद है, वो आज 20%, आज के दिन की जो रेशो है 20% है, और 20% में कौन आदमी बिजनेस करेगा? इसलिए हमारी इंपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन, नो डाउट। सर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 40 पर चला गया सर, खुद सोचें आप 40 पर। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन रेट की, अगर इंडिया की बात करें तो सर 5% से 7% रेट है वहाँ पर महंगाई देखें और वहाँ के रुपए को देखें किस तरह से स्टेबल किया हुआ। अगर मैं इंडिया के रुपए की बात, अगर डॉलर के मुकाबले में बात करूँ तो 81 रुपये बनते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 90 रुपये बनते हैं। 300 रुपये चल रहा है इस टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या कहना चाहेंगे एक मुल्क को, अभी ये मुल्क आपको क्या लगता है कि दिवालिया होगा या चलेगा आगे? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल दिवालियापन है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया। लेकिन मेरा जो चाइना ने अभी हमें ना कुछ डॉलर रिजर्व दिए हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके बेनिफिट पाकिस्तान के साथ हैं।
स्ट्रेटेजिकली वो ये चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली कि जो चाइना उसके बेनिफिट्स हैं और एक खित्ते में तवाज़न के लिए जो मतलब इंडिया के साथ हमारा जो है इसमें चाइना का बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने कल 1 करोड़ में 17 अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं जो गवर्नमेंट के ज़रिए बता रहे हैं। बाकी पता नहीं वो कितना देते हैं, रिज़र्व ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी ना, जब तक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जो हमारी वीट क्रॉप्स नहीं बढ़ेंगी, राइस नहीं बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को इंडस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जब डॉलर्स मुल्क में आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म कर दिया है। एक तरफ उनका वोट ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये करेंगे ओवरसीज़ डॉलर पे, और जो पाकिस्तान सबसे बड़ा एसेट्स है ओवरसीज़ हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ओवरसीज़ से कोई बात करे, उन लोगों से चैलेंज करे, तो इंशाल्लाह नाम ही तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कि हालात बहुत बुरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बुनियादी जो गरीब आदमी वो पिस रहा है और जो अमीर हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट में ये है कि जो हमारे लीड क्लास जिनके पैसे बाहर फॉरेन डॉलर्स बड़े हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान में ले आएँ, 2-3 फैमिलीज़ हैं जिसमें जरदारी फैमिली है, नवाज शरीफ फैमिली है और कुछ लोग हैं, अगर वो अपने डॉलर पाकिस्तान में ले आएँ और पाकिस्तान में बिजनेस, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। तो दूसरी बात यह है कि हमें करप्शन को रोकथाम करनी चाहिए, हमें अपने इदारों को बेहतर करना चाहिए, हमारा आउटपुट ज़्यादा होगा तो लोगों की आसानियाँ पैदा हो जाएंगी बेटा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर, बहुत आला। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रोकते हैं और जितनी भी बातें हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, उससे कुल जमा यह है कि पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी हाल ही में ब्रिटेन से हमारे जो फाइटर जेट्स थे, जो हमारे लोग गए थे वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब में वो आकर उतरे हैं, वहाँ पर रात भर रुके हैं, वहाँ पर उनकी मेंटेनेंस की गई है, उनकी जांच की गई है, उनको फ्यूल दिया गया है, सब कुछ किया गया है। तो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है। इसके पहले कुछ महीनों पहले ही अपने पहले दौरे पर वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो इंडिया आए। आप समझ रहे हैं, 75 ईयर्स में पहली बार सऊदी अरब के आर्मी चीफ इंडिया आए, यहां पर वो लोगों से मिले, चीजों को देखा। तो दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये चीजें सामने भी आ रही हैं। तो कल को बहुत कुछ हो सकता है। आप समझिए कि जियोपॉलिटिकल नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर है सऊदी में, लेकिन अब धीरे 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 इंडियन आर्मी की दखल बढ़ रही है। आप सोचिए, ये आगे चलकर इसका रूप और ज्यादा बड़ा होने वाला है, यकीन मानिए, यकीन मानिए। और यही यूएई के साथ भी हो रहा है, यही गल्फ कंट्रीज में और भी कई कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे कॉपरेशन बढ़ रहे हैं। और इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर लालच नहीं है। हम सामने अगर दोस्ती कर रहे हैं तो उसे फायदा नहीं उठा रहे हैं कि मेरा फायदा है तो दोस्ती कर लो, और फायदा नहीं है तो जी तू कौन और मैं कौन। हम अगर दोस्ती करते हैं, भारत अगर दोस्ती करता है, तो वो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। ये रशिया वाले मामले में आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। आप लाख कुछ भी कर लीजिए, लाख प्रेशर दे लीजिए, लेकिन रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप है, वो बनी रही। इतना दबाव आया, क्यों हुआ? क्योंकि हमने लालच नहीं किया। और रशिया भी ये बात जानता है, दूसरे देश भी ये बात जानते हैं, बाकी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कितना लालची है। पाकिस्तान को जो फायदा था तो उसने सोवियत के खिलाफ अमेरिका की मदद की, पाकिस्तान को जो फायदा हुआ तो उसने अमेरिका के खिलाफ चाइना को पकड़ लिया, उसने टर्की को पकड़ लिया। जब सऊदी से रिश्ते खराब हुए तो उसने टर्की को पकड़ लिया, क्योंकि टर्की जो है वो सऊदी का राइवल है। तो टर्की को भी लगा कि अरे यार चलो, एक तो सऊदी का राइवल मेरे साथ भी आ गया। तो आप देखिए कि ये जो गेम करता है ना पाकिस्तान, ये अपने ही गेम में फंसता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग विजन नहीं है। वो अपना करीबी फायदा देखता है कि चलो अभी तो फायदा हो रहा है, अभी कुछ $100 मिल जाएंगे, लेकिन लंबी दूरी में, आगे वक्त में वो इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये एसेस नहीं कर पा रहे हैं आपके यहाँ के लोग, और आपके पूरे देश के फेल्योर की सबसे बड़ी वजह यही है। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।